नमस्कार दर्शकों, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2026 नंबर्स के लिहाज से सूर्य का साल है। सवाल यह है कि कौन चमकेगा और किसका तारा डूबेगा। सियासी लिहाज से यह साल देश की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद खास रहने वाला है। एक और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। वहीं केरल में मेन फाइट एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, जहां बीजेपी भी अपनी जमीन तैयार करने की जुगत में है। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। असम में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे और पुडुचेरी में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच टक्कर होने वाली है। दूसरी ओर राज्यसभा की करीब 73 सीटें खाली हो जाएंगी। इन चुनावों में न केवल ऊपरी सदन का शक्ति संतुलन बदलेगा, बल्कि मोदी सरकार की मंत्री परिषद के स्वरूप पर भी सीधा असर पड़ेगा। 2026 में राज्यसभा से रिटायर होने वाले कई बड़े नाम, कई अनुभवी दिग्गज हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रणनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और हरिवंश, जो कि उपसभापति हैं और जेडीयू से आते हैं। अगले घंटे लगातार साल 26 के सियासी हाल की पड़ताल। आप हमारे साथ बने रहिए। जी हां, नए साल के मौके पर आप हमारी खास पेशकश देखकर तस्वीरें देखिए मेरे पीछे। उसमें हर बड़ा नेता आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार, साथ ही साथ राहुल गांधी। 2026 इन पार्टियों के लिए, इन नेताओं के लिए कैसा रहने वाला, इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बहुत मुमकिन है कि इन 5 चुनावों में सबका अपना अपना दल है, बल है, स्ट्रैटेजी है। लेकिन किसकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, इस पर चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है। अगले घंटे लगातार इस चर्चा के लिए स्वागत कीजिए अमनदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत है और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा सर्वेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर्वेश, हैप्पी न्यू ईयर टू यू और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी के हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहिंद्र प्रकाश कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। तो ज्योतिष की निगाह से, नंबर्स की निगाह से ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की चाल क्या कहती है, उनके लिहाज से भी हम समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन नेताओं की किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, डूबने वाले हैं। कुंडली क्या कहती है, जो 9 घर हैं जिनमें अलग अलग ग्रह बैठते हैं, शनि क्या कहता है, सूर्य क्या कहता है, राहु केतु कैसे हैं, चंद्रमा क्या असर डालने वाला है, गुरु की दशा दिशा दृष्टि कहां पड़ रही है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा पैनल को देख लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले अमनदीप त्रिपाठी का रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अमन जी, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुदुचेरी और बंगाल तो सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। 2026 आप अपनी पार्टी के लिए कैसा देख रहे हैं आने वाले चुनावों के लिए, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सबसे पहले बात मैं चाहता हूं आप बंगाल से शुरुआत करें, अमनदीप। देखिए अमित भाई, जब आपने ज्योतिष की बात की तो एक कहावत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हाँ। तो देखिए, कर्म प्रधान होता है निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी इस जो है फासले पर चलती है, इसी सूत्र पर चलती है, इसी मंत्रा पे चलती है कि कर्म अपना निरंतर करते रहिए, चाहे चुनाव हो चाहे ना चुनाव हो। हाँ। लेकिन जनता के बीच कनेक्ट बनाकर रखिए, धरातल पर कार्य करिए, जनता के बीच जाइए। जो सरकारी योजनाएं हैं की हो, उसके माध्यम से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके सरकार की नीतियों को बताने का कार्य करिए। सरकार के नीतियों का जो फीडबैक होता है उसको लेकर जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने का कार्य करिए, ताकि अगर कोई त्रुटियां रहती हैं तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाए। आप देखेंगे जिस प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूर्य उदय होने का कार्य किया, एक के बाद एक स्टेट में देखेंगे, उसी प्रकार से बिहार में अभी विगत दिनों में जिस प्रकार से बिहार में जो विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से झूठी पटकथा लिखने का कार्य किया था, तो लोगों को लग रहा था कि जनता को बरगलाने में ये लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि बिहार
बच गई थी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पर जनता के बीच में सुख हो दुख हो अच्छा हो बुरा हो हर तरीके से उपलब्ध रहती है डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से, जिसके साथ में जिन कार्यकर्ताओं के साथ में अपने दुख और दर्द को अगर बांट सकते हैं, अपनी खुशी को, अपनी जो है गुस्से को भी अगर जाहिर कर सकते हैं, तो वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। बाकी विपक्ष के कार्यकर्ता तो बरसाती मेढक की तरह आते हैं, उसके बाद पता भी नहीं चलता है कहां पर चले जाते हैं। तो अगर बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी उसी तरीके से बंगाल की जनता ने जो है जांच लिया है, परख लिया है कि बंगाल के भविष्य को बेहतर करने के लिए वो है भारतीय जनता पार्टी। अगले साल चुनाव में देखिए 2026 में जैसे ही बंगाल का चुनाव होगा, अप्रत्याशित रिजल्ट बिहार की तरह बंगाल में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तरीके से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इससे पहले कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ने वाले, मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास जाता हूं। सर्वेश, 2026 और 27 आपके लिए बहुत अहम है। विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं और अखिलेश यादव जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, ही इज वेरी एक्सप्लेनेटरी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टफ। और वहां पर जिस तरह से स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिहाज से, और आप एक्सपेंशन पर भी बात कर रहे हैं कि यूपी के चुनाव के बाद और राज्यों में एक्सपेंशन की प्लानिंग भी है। पीडी एक बहुत बड़ा आपके लिए टूल है, लेकिन आप बाकी सभी जो पार्टीज हैं, यानी पार्टी से मेरा मतलब था कि और भी जो इंट्रोस्पेक्शन है अलग अलग जातियों का, उस पर भी आप लोग बहुत लगातार काम कर रहे हैं। आपके लिहाज से 26 का जो ये सेशन होने वाला है, चुनावी सेशन, कैसा देख रहे हैं आप? 27 का सेशन कैसा देख रहे हैं आप, सर्वेश त्रिपाठी? देखिए, 26-27 दोनों ही लोकतंत्र के लिहाज से, भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बहुत ही क्रूशियल है, बहुत बहुत जो है जरूरी है लोगों को समझना। और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत क्लियर किया है कि हम जनता के बीच जाएंगे। जैसा कि हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई भी बता रहे थे कि हम भी मुख्यतः जो है हम विपक्ष में है, तो हम सरकार की जो विफल ध्वस्त नीतियां हैं उनको लेके ही जाएंगे सबसे पहले। और हम जैसे वो नीतियां लेके जाएंगे, हम भी नीतियां ही लेके जाएंगे। हमारे लिए वही काफी है, सरकार की नीतियों को ही एक्सप्लेन कर देना। एज यू सेड कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सप्लेनेटरी व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सो वी विल एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन ही करेंगे। जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। अभी अमनदीप भाई बोल रहे थे कि कोई बरगला रहा था, किसी और ने बरगला लिया तो वो जीत गया। मतलब मैं इससे बहुत वो मैं नहीं मानता कि जनता को बरगलाया जाता। तो हम बरगलाएंगे नहीं, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी क्या, जो हम करना चाहते हैं वो अवधारणा क्या है, और सरकार कहाँ कहाँ विफल हुई है, और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजनीति, ये हमारा मुख्य ध्येय है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इसी की बात करते हैं कि हम सकारात्मकता पहुंचाएंगे लोगों तक। 26 में और 27 भी उसी बेस पे लड़ा जाएगा। अभी बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा, अभी पंचायत चुनाव भी 26 में दिखेंगे। वो भी ग्राउंड का चुनाव होता है, वो भी बहुत बहुत अहम चुनाव होता है। और जितने भी बात चुनाव की नहीं है, ये 26-27 ये दोनों जो साल है हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। हमारी पार्टी ग्राउंड की पार्टी है। पीडीए जो है वो, आपने पीडीए कहा अभी भाई, पीडीए बेसिकली इंक्लूसिवनेस दिखाता है। पीडीए किसी जाति विशेष के लिए नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार एक्सप्लेन भी किया है इसको, और बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि जो भी हम जो ये समावेशी विकास की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण पीडीए है। तो इंक्लूसिविटी की बात करेंगे हम, रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है और पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम बेसिक चीजें, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये मूलभूत आवश्यकताएं, उन पे ही बात करके जनता के बीच पहुंचना है। वही काफी, वही ध्येय है हमारा। ठीक है, मोहिंद्र प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मोहिंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 26 हम डिस्कस कर रहे हैं मोहिंद्र प्रकाश जी कि 26 का साल कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, राज्यसभा से कई दिग्गज नेता कांग्रेस के जा रहे हैं, तो 73 सीटें खाली होंगी 2026 में। तो राज्यसभा में भी एक बड़ा फाइट, एक बड़ा टसल देखने को मिलेगा। अब 5 विधानसभा के चुनाव, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यूपी भी है, आपके लिए नॉर्थ ईस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए असम भी इंपॉर्टेंट है, पुदुचेरी भी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु की फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। आप कैसे देख रहे हैं 2026 परफॉर्मेंस के लिहाज से? जी अमित जी, मेरे साथी अभी बीजेपी के बड़े ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बंगाल में कमल दिखेगा। अरे भाई, जब अंपायर तुम्हारा है तो फिर दिक्कत क्या है? वो तो कंधे पे बॉल लगने में भी एलबीडब्ल्यू दे देगा भाई। तो उसकी हमें चिंता नहीं है, समझे? अब हम सब देख लेंगे। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, देखिए, इस देश को एक गुलिस्ता क्यों कहा जाता है कि गुलदस्ता है। आज अमित जी, देश के अंदर इलेक्शन जीतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
10 साल 15 साल राजनीति में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होते कि आप सत्ता में हैं, आप सत्ता से बाहर हैं। सवाल ये कि आप करते क्या हैं सत्ता मिलने के बाद। आज देश के अंदर कोई मेरा साथी यहाँ बैठा है, आपको शामिल करते हुए कहता हूँ, क्या देश में वो शांति है आज? क्या आप कहीं बाहर किसी दूसरे समुदाय के इलाके में जाते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या लोगों के अंदर भय नहीं व्याप्त है? क्या लोगों के अंदर एक ये असुरक्षा की भावना नहीं पैदा हो गई है? आप देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, मेरा दोस्त त्रिपुरा का, नॉर्थ ईस्ट का, उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। और वहां सरकार क्या कर रही है? देखिए हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, लेकिन सरकार अपना कर्तव्य निभाती है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है कि नहीं। प्रकाश जी, मैंने आपसे पूछा 2026 में पार्टी की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं। आप बीजेपी पे कटार चलाने लगे, पहले आप अपना बताइए कि 26 में आप कैसे देख रहे हैं एज अ होल आपकी परफॉर्मेंस विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, क्वेश्चन आवर सेशंस में, आप कैसे देख रहे हैं आने वाला साल 26 स्ट्रैटेजी के लिहाज से कैसा है कांग्रेस के लिए? पहले मुझे वो बताइए, उन्होंने, बीजेपी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, वो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई उनका विजन, उनकी निटी-ग्रिटीज क्या है 2026 के लिए, वो मुझे बताइए। मैं नहीं पूछ रहा हूं बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। सर्वेश भाई से भी मैंने यही पूछा, उन्होंने बोला कि हमारा ये विजन है, हमारी ये स्ट्रैटेजी, हमारी ये प्लानिंग है। आपकी क्या प्लानिंग है? आप तो आते ही मतलब कटार लेके चलाना शुरू कर दिया आपने। अपना बताइए सर, अपना कैसे करेंगे 26 में? अमित जी, मैं भूमिका बना रहा था कि भूमिका नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। सर्वेश जी ने सीधे पॉइंट पे बात की, अमन ने सीधे पॉइंट पे बात की, आप भी पॉइंट पे आइए। मोहिंदर प्रकाश, सीधा पॉइंट। हाँ, देखिए हमारा परफॉर्मेंस इसी बेस पर बहुत बढ़िया आएगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को हमें भविष्य अच्छा दिख रहा है। चाहे वो आपका तमिलनाडु का इलेक्शन हो, वहां तो देखिए दूसरी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है, डीएमके और हमारा अलायंस है वो रहेगा, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। वहाँ एक एक्टर हैं, मैं नाम लेके उनको प्रचारित नहीं करना चाहता, वो अपनी एक्टिंग छोड़कर आना चाहते हैं राजनीति में। हर एक का स्वागत है, लोकतंत्र है। एक्टर को प्रचार की जरूरत ही नहीं है मोहिंदर प्रकाश जी, एक्टर को जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नोन एंड फेमस ऑलरेडी है वो लोगों के बीच में, उनको आपके हमारे कहने से नहीं मिलेगा प्रचार। मैं अपनी बात खत्म कर लूंगी जी। उसके बाद जहां तक ताल्लुक है बंगाल का, जहां तक ताल्लुक है यूपी का, यूपी में आप बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो है उनको किस तरह से एग्जिट कराया जाता है, कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यूपी की जनता ने पिछली बार बहुत कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने अपने हथकंडे अपनाकर उससे अपनी सरकार को बचा लिया। यूपी का इलेक्शन जो हुआ था वहां उसने बहुत बढ़िया एक ट्रेलर दे दिया था, लेकिन बाद में इनको समझ में आ गया और नतीजा सिर्फ ये देख लीजिए कि वाराणसी में 1.5 लाख से जीतते हैं बड़ी मुश्किल में प्रधानमंत्री, और हमारे राहुल गांधी जीतते हैं रायबरेली से 5.5 लाख वोट से। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने उनको वोट दिया। और आप भारी बहुमत से तभी जीतते हैं चाहे सभी समुदाय आपको वोट देते हैं। अब सारे समुदायों को समझ में आ गया है कि एक ही पार्टी है इस देश के अंदर जो समग्र रूप से, सारे रूप से सबको साथ लेकर चलती है, जो गुलदस्ते को सलामत रखेगी और आपको अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे जो भी राज्य के हैं। और राज्यसभा में तो देखिए आप, जो राज्यों में इलेक्शन होता है उसके बेस पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो जब राज्यों में हमारी सरकार बनेगी तो राज्यसभा में क्या दिक्कत आएगी हम? राइट। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ हैं, टीएमसी के नेता है। सुमित भाई, 2026 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, चैलेंजिंग हो ना हो, टीएमसी के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के, वहां की जनता के लिए, बंग प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2026 आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव में 72 परफॉर्मेंस करती आई है, बीजेपी के नंबर्स भी बढ़े हैं। सोचिए आप, बीजेपी 17% वोट शेयर से 38%, 41% पहुंचे लोकसभा में, यानी 77 सीटें आई। शुरू में 2 सीटें थी, धीरे बढ़ते बढ़ते विधानसभा में 77 हो गई, 18 हुई, 3 हुई, 18 हुई, 77 हो गई। तो नंबर्स बढ़े हैं बीजेपी के, साइमल्टेनियसली बढ़े हैं, लगातार बढ़े हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़ी है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। इस बार बहुत कड़ा मुकाबला 26 में, अगर कोई हाईलाइट है, कोई हीरो है विधानसभा चुनावों का, तो वो पश्चिम बंगाल है। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, काम को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी, अपने नैरेटिव की शुरुआत कर दी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, उसके बाद आरएसएस चीफ वहां पहुंचते हैं, उसके बाद अमित शाह जी वहां पहुंचे हुए थे, और हर कोई सिर्फ टारगेट ममता बनर्जी, उनकी पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण को कर रहा है। सुमित भाई। अमित भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पहले देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर आगे से मोहन भागवत जी जाते हैं, राइट, और फिर अब अमित शाह जी जाते हैं। Right. तो कल शायद आप लोगों ने शायद देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी देश के गृह मंत्री ने, शायद मीडिया का जवाब नहीं दे पाए, उठ गए मीडिया से कह रहे हैं। मीडिया ने कहा हम 2 सवाल पूछने, उन्होंने कहा 1 सवाल पूछिएगा। उन्होंने जो पूछा कि 75 साल का जो एजेंडा आपने बनाया था 2014 के बाद से अपनी पार्टी के लिए,
कि हाँ हम ये व्यक्ति उसमें मार्गदर्शन मंडल में जाएगा, ये किस किस चीजों को लागू होता है। तो उन्होंने कहा मैं आपको बुलाऊंगा धमकी दे करके, ये आपको मैं बुलाऊंगा तब बताऊंगा क्या चीज होती है। तो अब तो मीडिया को धमकी मिलने लगी है। मीडिया अगर देश के गृह मंत्री से सवाल करते, ये धमकियां शायद अगर हमारे वहां पे अन्य मुख्यमंत्री भी बैठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धमकियां तो देते नहीं है। आज ऐसी मीडिया को धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड के अंदर क्या होता है, उत्तराखंड में कोई अगर आवाज उठा ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मीडिया का व्यक्ति कोई आवाज उठा ले तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, उसका चैनल बंद करा दिया जाता है। देश में हो क्या रहा है, आज हालात क्या बना रखे हैं इन्होंने। उत्तराखंड में बेटी के संग में रेप हो रहा है, कोई बोलने को राजी नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई जना अपनी आवाज उठा नहीं सकता, सड़कों पे कोई बोल नहीं सकता, ये हालात बना रखे हैं। और बंगाल में आप आइए, स्वागत है तीनों लोगों का, और देश के गृह मंत्री का भी, देश के प्रधानमंत्री का भी, आइए। राइट पर वहाँ की जनता क्या करेगी ना चुनाव के देना। हम लोग तैयारी में हैं, हमें भाई हम लोग पूरी तैयारी में है चुनाव के लिए। और जितनी सीटों से हमने पिछली बार सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा सीटों से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग की वर्किंग चल रही है जनता के बीच में जाके, क्योंकि इनके लोग वहां पे विधानसभा के अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो अपनी ही विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें लोग दौड़ा दौड़ा के मार रही है। क्यों? उन लोगों ने काम नहीं करा अपनी विधानसभा में, जनता के बीच में जाकर कोई काम नहीं करा है। चापलूसी, केवल चापलूसी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई इसके ऊपर उठ करके आप काम करिए, मंदिर मस्जिद इसके ऊपर उठ करके काम करिए, देश के विकास की बात करिए। इनके 12 सांसद है, क्या काम करा है? एक थे इनके अर्जुन सिंह, क्या काम करा था? जनता ने उन्हें नकार दिया। इसलिए नकारा ना, केवल बमबाजी, केवल टोलाबाजी, जो इन लोगों ने आरोप लगाया था, टोलाबाजी, बमबाजी, ये चीजें इन्हीं लोग के पास है। शुभेंदु अधिकारी आज क्या है? नहीं सुमित, आपकी नेता दुशासन, दुर्योधन, कौरव बुलाती हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को। राजनीति तो समझ में आती है, लेकिन आप जिस तरह से आप नामित करते हैं, जिस तरह के विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं, देश के सर्वोच्च पदों पर ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पर आप उनको दुशासन, दुर्योधन बोलते हैं, शकुनी बोलते हैं, ये शोभा देता है क्या? राजनीति करिए, सब करिए। किसी का नाम लिया था क्या? नाम लिया था क्या? आप बताइए। ये मीडिया कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, हमने किसी का नाम नहीं लिया। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लेके संबोधन नहीं करा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सर्वोच्च नेता है, अच्छे पद पे बैठे। ठीक है सुमित, हम लोग किसी का नाम ठीक है सुमित, पॉइंट टेकन। आम बात कह रहे हैं, हम आम बात कह रहे हैं, राइट, हम आम बात कह रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए इस तरीके से, ओ दीदी बंगाल में जाकर के दीदी को, अरे तो दीदी तो बुला रहे हैं, दीदी तो बुला रहे हैं, किसी और विशेषण नाम विशेष से तो नहीं बुला रहे ममता बनर्जी को, सभी उनको दीदी बुलाते हैं ममता जी को। ठीक है सुमित, अब पॉइंट टेकन। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी के पास जा रहा हूं। ठीक है सुमित, आई विल कम टू यू। आचार्य, मैं समझना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं बात बीजेपी की करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, सितारे क्या कहते हैं, कुंडली क्या कहती है, नंबर्स क्या कहते हैं, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी 26 में? फिर मैं अखिलेश बाबू के बारे में भी पूछूंगा आपसे। हाँ, वंदन, और इस मंच को मेरा प्रणाम, और सभी पैनलिस्टों को मेरा वंदन। पहली चीज़ मैं एक चौपाई के साथ शुरू करना चाहता हूं, और क्योंकि मेरे साथ सब राजनीतिक पैनल जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं इस दोहे के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन तो होय पूर्ण तरीके से विनाश। अब क्यों कहा गया है ऐसा, अब वो भी सुन लीजिए। मैं ऐसा ज्योतिषी हूं, पूरे डंके की चोट पर अपने ज्ञान के आधार पर मैंने कहा कि इस बार जो है 2020 में ममता से कोई राजगद्दी छीन नहीं सकता है। 2026 में, 2020 वाली चुनाव का। अच्छा, और उसी समय हमने यह ऐलान कर दिया था ग्रह नक्षत्रों के अनुसार। क्यों, उसका मैं मूल बता रहा हूं, और उसके बाद मैं आपके अमित जी प्रश्नों पर आऊंगा, क्योंकि आपने बीजेपी के लिए पूछा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं ममता बनर्जी से। क्यों मैंने कहा, क्योंकि अब जो है, अगर आप 2026 वर्ष अंक तुलना करेंगे तो सूर्य का वर्ष है, लेकिन 2026 वर्ष अगर जो है हिंदी वैदिक पंचांग के अनुसार गणना करेंगे तो गुरु राजा है, मंगल जो है मंत्री है। तो अब जो है किसी तरीके का
छल कपट धर्म को लेकर के नहीं चलेगा किसी भी विशेष संप्रदाय से। तो अब जो है छल कपट का अंत होने वाला है। और अब आते हैं बीजेपी पर और पूर्ण रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं, क्योंकि एक विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, तो अनंत शुभकामनाएं। और भारतवर्ष को इसी तरीके से विश्व पटल पर जो है वो सुशोभित करते रहे, मान सम्मान भारतवर्ष का बढ़े और हम सभी का बढ़े। लेकिन जो स्थितियां, ग्रही स्थितियां बन रही हैं 2024 इलेक्शन में भी, अमित जी, हमने बोला कि जो शनि और राहु की स्थिति अब निर्मित हो रही है, जो है लग्न कुंडली में चुनाव के समय पर लोगों ने 400 का, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी 400 का नारा दिया, लेकिन मैंने कहा अस्तित्व से संघर्ष बीजेपी अब करेगी। और आपने देखा 2026 महापरिवर्तन का वर्ष है। गुरु और मंगल जब एक साथ स्वामित्व में आते हैं, और क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 11 विशेष रूप से देखा जाए 11 मार्च से गुरु उच्च का रहेगा, 19 मार्च को 9 संवत्सर लगेगा, और 19 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल 2027 तक 9 संवत्सर रहेगा। यानी सबसे बड़े बड़े चुनावी जो जंग हैं वो इसी बीच होने वाले हैं, इसी बीच होगा। तो ऐसी अवस्था में बीजेपी के लिए अब अपनी जड़ को बनाए रखने का संघर्ष रहेगा। 2026 का वर्ष इनको संघर्ष कराएगा, लेकिन आदरणीय मोदी जी द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा कुछ और बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वर्ष के मध्य तक आते आते लिए जा सकते हैं, अंदरूनी चीजों पर, कुछ बड़े कानून पर, और साथ ही साथ जो है बीजेपी की क्षेत्रीय इकाइयों में जो है कुछ हद तक जो है विद्रोह या असंतोष की भावना देखने को मिलेगी, जिसको समय रहते अगर मोदी जी और शीर्ष बैठे हुए नेता अगर उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो बीजेपी के परिवार कुटुंब में बड़े स्तर पर वर्ष के अंत तक राहु गोचर होते होते कलह देखने को मिल सकती है। अमित जी, तो यह वर्ष रूट को बनाए रखने सूर्य और गुरु का है। तो ऐसी अवस्था में अगर वह अपने शीर्ष नेताओं को सम्मान ना दे करके बाहरी पार्टियों से आए हुए लोगों को सम्मान ज्यादा देंगे, उनको पद प्रतिष्ठा ज्यादा देंगे, तो इनके लिए संघर्ष का वर्ष बन जाएगा। यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय गणना से मेरी चेतावनी है और एक ब्राह्मण रूप में सुझाव भी। ठीक है, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, अमनदीप, आपने सुन लिया कि जो हमारे आचार्य राकेश चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भाई अपने लोगों की इज्जत और सम्मान बहुत जरूरी है। बाहरी आगंतुकों के अगर आदर भाव में लग गए आप लोग तो अंदर विघटन हो जाएगा, अंदर टूट हो जाएगी। और ये बात ये कयास लग भी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं यूपी में, वहां पर थोड़ा विघटन, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, दलित जो गुटबंदी हो रही है यूपी में, अलग अलग जाति समुदाय और क्षेत्र के लोग आपस में मिल रहे हैं, इसको लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत नाराज हुए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का अलग बयान आ रहा है, वो कह रहे कि ब्राह्मण विधायक अगर मिले तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं देखता। प्रदेश अध्यक्ष को गलत लग रहा है, डिप्टी सीएम को गलत नहीं लग रहा है। तो अभी से ये लक्षण देखने लगे हैं। अमनदीप, आपको आवाज आ रही है? देखिए अमित भाई, जहां पर 13 करोड़ हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक, प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है इस पार्टी के, जहां 13 करोड़ लोग, जहां एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, वहां पर जो है भाई और पत्नी, भाई भाई में इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो जहां 13 करोड़ इतना बड़ा विशाल परिवार है तो छोटे छोटी बातें होती हैं, लेकिन समय रहते ही उन सभी विवादों को निपटाने में जो है, सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो मर्यादा में रहने वाले कार्यकर्ता है। अगर इस प्रकार से कोई चीज होती है तो तत्काल उसको जो है सुलझा लिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है और सभी का सम्मान रखा जाता है। ठीक है अमन, आप साथ रहिएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सुमित मल्होत्रा हैं, टीएमसी से हैं, महेंद्र प्रकाश जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, अमनदीप त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता है, और आचार्य राकेश चतुर्वेदी मेरे साथ स्टूडियो में है। वक्त ब्रेक का है, लेकिन हमारी खास पेशकश के अगले हिस्से में जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम बात करेंगे अखिलेश यादव के भविष्य की, हम बात करेंगे ममता बनर्जी के भविष्य की, और मायावती को हम कैसे भूल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। 2026 का साल कैसा है, सियासी हाल लगातार जारी है।
जी हां, 2026 का साल कैसा है सियासी हाल, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। हम 26 की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अमनदीप त्रिपाठी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सुमित मल्होत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। मोहिंदर प्रकाश जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। स्टूडियो में आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिषाचार्य। मैं आपके पास आऊंगा मोहिंदर प्रकाश जी। उससे पहले अब हम दूसरा जो बड़ा चेहरा है, जो दूसरी बड़ी शख्सियत है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आचार्य, अखिलेश बाबू के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत एग्रेसिव हैं यूपी में, सियासी जो मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है यूपी का, बहुत दिलचस्प है। प्रदेश के सारे चुनाव एक तरफ और यूपी का चुनाव एक तरफ होता है। अखिलेश यादव को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी पार्टी का डेवलपमेंट, उनका भविष्य कैसा लग रहा है 26 में आपको? यादव की जो कुंडली और उनकी जो भाव भंगिमा, उनके चेहरे का सामुद्रिक अध्ययन, सर्वेश भाई सुनिएगा, मैं आपके पास आऊंगा फिर। जी, मैं जो अध्ययन मैंने किया है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ प्रवक्ता इसको विशेष रूप से व्यक्तिगत भविष्यवाणी ना समझे। ये मेरा मूल कर्तव्य है और गणना के आधार पर ही मैं बोलता हूं। मैं बार बार बोला हूं, अखिलेश यादव की कुंडली बहुत प्रभावी है। अगर प्रभावी नहीं होती तो उन्हें बुला करके सुदूर से और सीधा राज सिंहासन नहीं देती। और एक चीज और आप देखिए कि मैंने कई मंचों से बोला है अमित जी कि उनकी कुंडली उनके पिता स्वर्गीय नेताजी से ज्यादा प्रभावी है, और इसका प्रमाण हम लोग उनके पहले कार्यकाल में देख चुके हैं, उनके निर्णयों के ऊपर, और साथ ही साथ उनका पूर्ण काल देख करके। यानी उन्होंने अपने जो है सीएम मुख्यमंत्री का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया, जो शायद आदरणीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो है तरसना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसी अवस्था में जो इसी वर्ष सितंबर के बाद जो है अखिलेश यादव की कुंडली और मजबूत हो जाएगी। और एक चीज और आपको बोलूं, अखिलेश के लिए सुझाव, क्योंकि उनका राहु जिस स्थान पर है वह उन्हें बेवजह धर्म को लेकर के बड़बोला कर देता है। यानी बेवजह उल जलूल बातें वह सनातन को लेकर करने लगते हैं, संतों को लेकर करने लगते हैं। अगर वह अपने राहु पर नियंत्रण कर लें, यानी कि धर्म पर कटाक्ष करने से परहेज करने लगे, सीधा भले उनके छोटे नेता बोले या कोई बोले, लेकिन उनको सीधा जो है धर्म पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक सुख का कारक तत्व तो राहु ही है। और शनि और राहु अगर हम बलि नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन एक चीज आपको बता दें अमित जी, 2027 जितना सोच रहे हैं कि पीडीए के नाम पर चुनाव आसान हो जाएगा, उतना है नहीं। अखिलेश यादव जी को अपने ही कुटुंब में छिपे हुए जो घात करने वाले हैं, जो उल जुलूल बोल करके पार्टी का सत्यानाश करने वाले हैं, उनको फिल्टर करने की जरूरत है। राजनीति कहती है, कूटनीति कहती है, ज्योतिष शास्त्र व्याकरण कहता है कि सबसे जो छठा भाव है ज्ञात अज्ञात शत्रु का। ज्ञात अज्ञात शत्रु कौन है? हमारा सबसे करीबी, जिससे हम हर राज शेयर कर रहे हैं, जो हमारा भाई, दोस्त, परिवार के लोग, हमारे अपने लोग। और हमारा मन, तो मन कैसे चंचल है उनका? उल जलूल बातों से, बेवजह धर्म पर कटाक्ष करने से। अगर वह धर्म पर, सनातन पर कटाक्ष करना नहीं रोकेंगे तो 27 क्या 70 भी दूर होता हुआ जाएगा। लेकिन अगर धर्म पर कटाक्ष करना रोक दिया और वास्तविक युवाओं की राजनीति वो करने पे आ गए तो उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। 2027 में भी उनकी कुंडली बली हो रही है। पूर्णतया मेरे ज्योतिष गणना के अनुसार उनकी कुंडली अब बलवान हो रही है। सर्वेश त्रिपाठी जी, देखिए फ्री रेमेडी हम बता रहे हैं प्राइम न्यूज पर, फ्री रेमेडी है, इसके लिए कोई दान दक्षिणा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जबान के पराक्रम को कम करना पड़ेगा और धर्म के लिए थोड़ा विशेष आस्था की जरूरत है, थोड़ा सा मृदु बनना पड़ेगा धर्म के विषय पर। सर्वेश, मैं आचार्य जी की जो ज्योतिष गणना की बात थी वो मैं मान लेता हूँ, और जो बाकी बात थी वो उनका पर्सनल विचार है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, हम उसको मानते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, तो मान लेता हूँ। लेकिन चूंकि मैं भी उसी क्या कहते हैं वर्ग विशेष से आता हूं जिससे आचार्य जी हैं हमारे, और मेरे लिए भी सनातन का सम्मान उतना ही है। तो मुझे जितने नेता अभी तक दिखे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी इंक्लूडेड है, तो मैं एकदम बहुत ही तटस्थ भाव से कह सकता हूं कि सनातन का सम्मान जितना ज्यादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं, उतना तो मुझे मुख्यमंत्री जी भी करते नहीं दिखते। केवल चोला बदल लेने से कुछ नहीं होता। और भाषाई मर्यादा की भी जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री जी या किसी और भाजपा नेता का भाषाई मर्यादा में भी कोई तुलना नहीं है अखिलेश यादव की। पढ़ाई शिक्षा की बात करें तो भी नहीं है। और वर्ग विशेष को सम्मान देने की बात भी अगर की जाए
पीडीए में जो इंक्लूडेड हैं और वर्ग विशेष जिससे मैं, आचार्य जी सब आते हैं, तो वहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई सानी नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री जी ज्यादा सम्मान करते हैं। तो सनातन में जितना विश्वास, और दूसरी बात जो अभी मंदिर बनवाया ही जा रहा है केदारेश्वर का, तो आचार्य जी जानते होंगे रामचरितमानस में कहा ही गया है कि भावों में सके त्रिपुरारी। तो अगर कुछ दिक्कत भी होगी तो त्रिपुरारी तो बदल ही देंगे, उसमें उनका विश्वास है, हमारा विश्वास है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी त्रिपुरारी में ही विश्वास है, मेरा भी उन्हीं में विश्वास है। हम उन्हीं के सहारे चल रहे हैं और जनता तक पहुंचेंगे। जो भविष्य होगा वो जनता निर्धारित करेगी। ठीक है आचार्य राकेश, अब बात हम करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस में एक अलग तरह की आवाज उठने लगी आचार्य। उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सीनियर लीडर्स जो हैं, उनका भी नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट है। हर कोई ये बात कर रहा है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व को बदलने का वक्त आ गया है। इस तरह की बातचीत चल रही है और बहुत सारे, सलमान खुर्शीद की बात कर लीजिए, दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारे जो पुराने नेता उनकी बात कर लीजिए। युवा जो लीडरशिप है वो भी कह रही है कि प्रियंका गांधी एक बहुत तटस्थ चेहरा है, बहुत स्ट्रांग उनकी जो उनका ऑरा है पार्टी को आगे ले जाने का, फाइट करने का। अब उनको कांग्रेस को लीड करना चाहिए। 26-27 के लिहाज से राहुल गांधी की भूमिका कैसे देख रहे हैं, और प्रियंका गांधी क्या अब लीड कर सकती हैं कांग्रेस पार्टी को? बिकॉज इंदिरा गांधी वाली छवि दिखती है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें सदन में रखी जब विंटर सेशन चल रहा था, तो हर किसी ने बहुत तारीफ की। राहुल गांधी से ज्यादा अच्छी वक्ता है वो, ये हर कोई कहता है, कांग्रेस में भी और विपक्ष भी कहता है, बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर वक्ता है राहुल गांधी के मुकाबले। तो राहुल वर्सेस प्रियंका में आप किसको देख रहे हैं 26-27 के लिहाज से? आचार्य। अमित जी धन्यवाद। पहले तो मैं आदरणीय तिवारी जी के बातों का एक सूक्ष्म जवाब दे करके चलूं। अच्छा, बढ़िया। देखिए, दुर्भाग्य भारतवर्ष की धरा पर यही है, सर्वेश जी ने जो अच्छा सुना, मैंने वही, इसीलिए मैंने शुरू में ही दोहा कह दिया था रामचरितमानस का ही। उनको दूसरा दोहा तो याद आ गया, लेकिन उनको ये नहीं याद आया कि जब गुरु कुछ बोलता है तो भले के लिए ही बोलता है। उन्होंने अच्छी चीजें तो स्वीकार कर लिया, और जो सुझाव दिया गया मुफ्त में उसको वो नकार गए कि वह मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी अच्छाई भी बोलने की थी। तो ऐसी अवस्था में दो चीजें हैं। आप देखिए, पहला चीज, अब गणना करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए हमेशा हमने कहा है कि वह कभी किंग नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। लोगों ने कई प्रश्न पूछे, ममता बनर्जी बन सकती है, राहुल गांधी। जिसकी कुंडली में राज गद्दी पर बैठना नहीं लिखा है, वह दशरथ के घर भी पैदा होकर के राज सिंहासन नहीं पाएगा। यानी राजा के, चक्रवर्ती सम्राट के घर भी पैदा होकर के, राजकुमार होकर के भी सिंहासन दूर हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो है किंग मेकर बन सकते हैं, किंग कभी भी नहीं बन सकते। यह मैं ज्योतिषीय प्रमाण के साथ लिख कर दे सकता हूं। और किंग बनना ही, क्योंकि राहु जो है उनका मारक है, और अगर वह किंग बनने का प्रयास जब जब करेंगे और करेंगे तो उनके लिए यह मारक हो जाएगा, उनके अस्तित्व के लिए लड़ाई हो जाएगी और उनके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। और उसी के तुलना में मैं अनेकों बार मैंने कहा है, प्रियंका गांधी के लिए ज्योतिषीय गणना जो मेरी है, उनके चेहरे की भावभंगिमा, और एक बहुत करीबी उनके मित्र हैं, उनके माध्यम से उनकी कुछ डिटेल्स हमें मिली थी। हालांकि वो कितनी प्रमाणित है इसलिए हम उनके चेहरे पर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं, अध्ययन करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार प्रियंका गांधी हर तरीके से सक्षम हैं। विगत जो है 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हमेशा बड़बोलेपन में नरेंद्र मोदी को टारगेट किए हैं, लेकिन एक बार भी प्रियंका के मुख से कोई भी अपशब्द या कोई भी राजनीतिक बयान नरेंद्र मोदी जी को लक्ष्य में रखते हुए नहीं है। तो वो उनके गुरु की जो है बल को दर्शाता है, यानी गुरु की भूमिका को दर्शाता है। उनके अंदर सहनशीलता है, उनके अंदर वह गुण है। और 100% अगर आने वाले समय में कांग्रेस से कोई, खास करके गांधी परिवार से कोई राज सिंहासन का हकदार है तो वह प्रियंका गांधी हैं। और आपको यह भी, आपके इस मंच से मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप 2029 चुनाव आने दीजिए, 2027 बीतने दीजिए, आप देखिए कांग्रेस में ही विद्रोह हो जाएगा और उन्हें मजबूरन प्रियंका गांधी को फ्रंट पे लाना होगा। नहीं तो पार्टी जो अभी तक राज्यों में अस्तित्व खो रही है, पूर्ण रूप से इसकी जड़ उखाड़ करके फेंक दी जाएगी। यह मैं ज्योतिषीय प्रमाण के रूप में बोल रहा हूं। महेंद्र प्रकाश जी, जो बात आचार्य राकेश चतुर्वेदी कह रहे हैं, कमोबेश वो पॉलिटिकल सियासी गलियारों में भी वो चर्चा है। प्रियंका गांधी को नेतृत्व देने की बात होती है। प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छी लीडरशिप संभाल सकती हैं, ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। यूपी में जब वो चुनाव प्रचार के लिए आई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ठीक है, सीटें नहीं आई, वो कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन सब लोग ये कहेंगे कि बहुत प्रभावी उनका कैंपेन था और लोग उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, लोग उनके साथ जुड़े भी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये फीलिंग नहीं है अब। महेंद्र प्रकाश जी, देखिए,
नेहरू परिवार जो है वो मैंने बार बार कहा, नौलखा हार में जो धागे की भूमिका होती है कांग्रेस में, नेहरू परिवार, गांधी परिवार वही एक स्थान रखता है। शास्त्री जी की बात का मैं खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए आप मेहनत कर सकते हैं, आप अर्जुन बन सकते हैं, युधिष्ठिर नहीं बन सकते। आज तो युधिष्ठिर को ही मिलेगा ना, भीम है, दूसरे हैं। अब शास्त्रों की जब बात की तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं कि जो बड़े बड़े शास्त्रों में आप देखेंगे, रावण से लेकर के जितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए, इन्होंने भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव शंकर भोलेनाथ से इन्होंने तपस्या की, मेहनत की और वरदान प्राप्त किए। उन वरदानों को प्राप्त करने के बाद किया क्या, जब पाप करने शुरू किए तो भगवान को उनको मारना पड़ा। वही चीज आज है। ये पार्टियां जो है कभी मंदिर बनाकर, कभी धर्म के नाम पर इन्होंने वरदान तो ले लिए हैं, भक्ति दिखाते हैं, लेकिन वरदान लेने के बाद जो पुण्य कार्य करना है उसको नहीं कर रहे, तो परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो थोड़ा समय लगता है, भगवान को भी समय लगता है राक्षस को निपटाने में, और राजनीति में भी जो पार्टी को जाने में समय लगता है। जहां तक प्रियंका गांधी की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। वो ज्यादा संयमित बोलती हैं, वो ज्यादा जिसे कहते हैं भाव भंगिमा के साथ बोलती हैं और ज्यादा टारगेटेड बोलती हैं, और उनके शब्दों में, उनके भाषण में, उनके वक्तव्य में आप देखेंगे भावना प्रधान होती है और बदतमीजी नहीं होती। ये बदतमीजी जो है राजनीति में कभी भी स्वीकार्य नहीं है, जो आदरणीय मोदी जी ने शुरू की थी, जो कभी मनमोहन सिंह जी ने नहीं की, जो कभी सोनिया गांधी ने नहीं की, जो कभी किसी कांग्रेस, राहुल गांधी तो करते हैं ना, राहुल गांधी तो करते हैं। जी राहुल गांधी का भी नाम ले लीजिए, ये बोलते कि राहुल गांधी भी करते हैं, है ना, राहुल गांधी भी करते हैं, वो कहते हैं पीएम नाचने लगेंगे वोट के लिए। वहीं आ रहा हूं। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूं, राजनीति में गुस्से की, गलत जबान की और बद जबान की कोई स्थान नहीं है। अगर कोई राजनीति की इसमें आता है तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। राइट। अभी राहुल गांधी के ऊपर जहां तक बात है, देखिए समय चल लगता है, मेहनती है वो, ये तो कोई भी मना नहीं कर सकता, कितने मेहनती हैं, लेकिन जब भाग्य अलग चलता हो, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, शास्त्री जी मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन एक बात तो यकीन कीजिए कि ब्राह्मण एक चीज मानता है कि जब भी ब्राह्मण का आज पूरा पैनल ब्राह्मणों का है, सुमित जी को छोड़ दे तो पूरा पैनल ब्राह्मण है। त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सर्वेश जी हमारे साथ हैं, आचार्य हमारे साथ है, महेंद्र प्रकाश सर, सारे ब्राह्मण आज पैनल में मेरे साथ। देखिए ये तो मानेंगे आप, सुमित जी ब्राह्मण है, टीएमसी के नेता भी ब्राह्मण है, पूरा पैनल ब्राह्मण है आज मेरा। जी ये तो मेरे साथी सारे स्वीकार करेंगे, जब भी ब्राह्मण का अपमान हुआ है, उपेक्षित किया गया है, तो भगवान परशुराम की कथा में कहना नहीं चाहता। अभी यूपी में आपने देखा, सारे ब्राह्मण एमएलए एमपी इकट्ठे होकर वो कह रहे हैं इतना उपेक्षित किया हुआ है हमें। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए सबसे अग्रणी काम करता है, सबसे पहला काम शिक्षा देना, समाज को एक रूप में देना, समाज को एक दिशा दिखाना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। और एक देखिए अमित जी, दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। नहीं, मैं प्रियंका गांधी और राहुल पर डिस्कशन कर रहे हैं, महेंद्र प्रकाश जी डेविएट मत करिए, राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका की बात हो रही है। हाँ, उस पर रहिए क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, मुझे भी ममता जी के बारे में बात करनी है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं से ब्राह्मण जो से जुड़े हैं, पंडित नेहरू ब्राह्मण थे, और अगर खानदान को आप जोड़े तो उनमें ब्राह्मण के गुण तो अपने आप आ गए, डीएनए तो है वहीं से। तो ब्राह्मण होने के नाते राहुल गांधी की पार्टी में मेहनत करते हैं। पंडित नेहरू जी ब्राह्मण थे, अधिकार किसको मिलेगा? महात्मा गांधी भी ब्राह्मण थे, सब लोग ब्राह्मण थे। महेंद्र प्रकाश जी देखिए आप सरनेम पे मत जाइए, अच्छा, आप डीएनए पे जाइए। अच्छा, डीएनए। अब चलिए खैर मैं उसको कभी फिर करेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी का काम है पार्टी को आगे लेकर चलना, मेहनत करना जी। जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहें, अगर चाहते तो पीछे भी बन सकते थे, जब मनमोहन सिंह जी को बनाया था तो किस्मत में नहीं था ना। वो कह रहे कि वो राज नहीं कर सकते, ही कैन बी अ किंग मेकर बट ही कैनॉट बी किंग। आचार्य वही तो कह रहे हैं कि वो किंग मेकर हैं बट ही कैनॉट बी अ किंग, ही कैनॉट सिट ऑन अ चेयर। हाँ महेंद्र प्रकाश। देखिए जनाब अमित जी, मैं इसको स्वीकार करता हूं, अगर राहुल गांधी किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही तो है ना सर। जो बनेगा कांग्रेस पार्टी से समर्थित ही बनेगा। मनमोहन सिंह जी थे, चाहे नरसिम्हा राव जी थे, चाहे वो कितने भी लोग बने। महेंद्र प्रकाश जी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आचार्य के पास जा रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। महेंद्र प्रकाश जी, आचार्य अब फाइनल बात करते हैं, ठीक है, फाइनल बात करते हैं बंगाल की। ममता बनर्जी की बात करते हैं, बहुत सशक्त लीडर है और एंग्री वुमेन वाला उनका एक ऑरा रहता है। सुमित आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ममता बनर्जी के लिए क्या लग रहा है 26 का साल आपको बंगाल चुनाव वगैरह के लिहाज से बताइएगा आचार्य।
बिल्कुल अमित जी, देखिए ममता बनर्जी के लिए इकलौता जो है राष्ट्रीय मीडिया का, मैं इकलौता ऐसा जो अत्याचार और ब्राह्मण था, जब उस समय हमने बोला कि लोग कह रहे थे कि बीजेपी आएगी, हमने कहा नहीं, ममता बनर्जी का शनि की स्थिति ऐसी है कि वो अपनी व्यक्तिगत सीट पर संघर्ष करेंगी, लेकिन राज सत्ता, राज सिंहासन उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो उस समय मुझे बड़ी गालियां पड़ी अमित जी, बड़ा विरोध हुआ। वो इसलिए कि गुरु और वैद्य जब बोल दे सच्चाई, अगर उस डॉक्टर ने बोल दिया कि जी आपका जीवन कम है, देखिए आप परिवार वाले कैसे गाली देना लगते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे ही गुरु की भूमिका है। गुरु सबसे ज्यादा गाली सुनता है, लेकिन मैं सहृदय स्वीकार करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है विषपान करके और समाज को जो है सही रास्ता दे। अब 2026 की जो गणना है, क्योंकि 11 मार्च से जो है गुरु उच्च के हो जाएंगे और शुक्र भी उच्च के रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में गुरु शुक्र के उच्च में यह चुनाव होगा और साथ ही साथ सूर्य भी उच्चस्थ राशियों में गोचर कर रहा होगा। इस बार मुझे जो लगता है ममता को राज सिंहासन त्याग करना पड़ सकता है। क्या बात कर रहे हैं आचार्य? बिल्कुल। अब अमित जी ये चीज और मैं आपको बोल दूं, इसको पूर्णतः कर दूं। अब मैंने ममता के लिए कहा है, अब यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा कि ममता के बाद उन सिंहासन का हकदार टीएमसी से कौन बनेगा, उसका ग्रह कितना बली होगा, इस पर निर्धारण करेगा कि बीजेपी आएगी कि नहीं। क्योंकि लोग सीधा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से तुलना करते हैं हमेशा सीएम की, लेकिन आपको बता दें उस राज्य की कुंडली और उस राज्य का जो लीडरशिप करने जा रहा है उसकी कुंडली की गणना होनी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री तो देश का प्रतिनिधित्व करे, वो खुद चक्रवर्ती सम्राट है, तो जो क्षेत्रीय राजा की तुलना उससे कैसे की जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में मैं यह प्रमाणित तथ्य के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी अपने सारे दांव पेच आजमा लें, इस बार उनको संघर्ष ही संघर्ष है, अपनी भी सीट पर और सत्ता के सिंहासन का भी। बड़ी बात आचार्य आप कह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आचार्य बड़ी बात कह रहे हैं। चलिए बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है। प्लीज सारे पैनल को लाइए स्क्रीन पर। विकास, देखिए बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी खबर। मंत्र प्रकाश जी, दिस इज नॉट योर टर्न, दिस इज नॉट योर टर्न सर। सुमित, अब आचार्य भविष्यवाणी कर रहे हैं और 2020 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो ये अकेले ज्योतिषी थे जिन्होंने बोला था कि ममता गद्दी पर आ रही हैं और हर कोई उनके खिलाफ था। उनको लगता था कि 2020 में ममता बनर्जी नहीं आएंगी। इस बार भी आचार्य राकेश चतुर्वेदी ये बड़ी बात कह रहे हैं, बीजेपी के लिए खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा चिंता का सबब है। ममता नहीं तो कौन? सुमित। आचार्य जी को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं इनकी कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, आचार्य हैं और आचार्य के ऊपर हमारा कोई दायित्व नहीं बनता कि टिप्पणी करना। तो भला हो, इन्होंने 2020 की जब ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी ही सरकार बनाएंगी, आपके ऊपर बीजेपी ने केस नहीं करे, वरना भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि उनके खिलाफ कोई ना बोल दे। ये सवाल नहीं सुमित, मुद्दे पे सुमित, मुद्दे पे मैं थोड़ा सा और आचार्य उनके पास ऑलरेडी केस है, मुकदमा उनके खिलाफ दाखिल था। सुमित, मुद्दे पे आते हैं, ममता बनर्जी को लेकर बात करते हैं। मैं उनका आप नंबर मेरे को दे दिए, मेरा भी ले लीजिएगा। पूर्ण रूप से सरकार टीएमसी बनाएगी, माननीय ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है 26 में, पूर्ण रूप से। क्योंकि बंगाल में इनके पास कोई झूला नहीं है सजाने के लिए। कौन है ममता बनर्जी के सामने? किसको लेकर के आएंगे? शुभेंदु अधिकारी को लाएंगे, अर्जुन सिंह को लाएंगे, किसे लाएंगे? क्या शुभेंदु अधिकारी आपको छोटे नेता लगते हैं? सुमित, आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी इज नॉट अ गुड लीडर इन बंगाल? आपको लगता है सुमित? अरे शुभेंदु अधिकारी तो आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी बना रखा है भाई। जब वो टीएमसी में थे आरोपी थे, ये आपको सोचना कहीं है। कौन नहीं है? आज जितने नेता इनके पास हैं वो सब तो टीएमसी से निकले हुए हैं भाई। इनके घर में अपने कौन से नेता हैं? मुझे इस बात को आप जवाब दीजिए ना, कि साफ छवि वाला नेता इनके पास भारतीय जनता पार्टी पास बंगाल में ऐसा कौन सा है? मुझे बताइए। ममता बनर्जी सुमित, कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं से निकला ही है। ममता बनर्जी की भी पहले पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट वहां पर राज किए दशकों तक, तो बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकल कर आए। ममता बनर्जी भी पहले उनकी पार्टी नहीं थी, उन्होंने भी पार्टी बनाई है। ये तो वैसा ही है जैसे कि नौकरी बदलते हैं आप संस्थाओं में, वैसे आप पार्टियां बदलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के लिहाज से, अपनी आइडियोलॉजी के लिहाज से। अमित भाई, जो संघर्ष ममता बनर्जी ने करा, जो संघर्ष ममता बनर्जी ने करा, शायद किसी नेता ने करा होगा। जान जाते जाते बची थी। ये सबने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष कर करके अपने आप को स्टैंड करा, लड़ाई लड़के, और आज भी वो ईमानदार है। अगर ईमानदार नहीं होती तो इनके पीछे सीबीआई पड़ी थी, माननीय प्रधानमंत्री उन्हें उठा के जेल भेज चुके होते। पूरी कोशिश करी थी पर नहीं, कोई सबूत नहीं मिला।
आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल चाहे कितने बड़े नेताओं को इन्होंने उठा के भेजा, किसी के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है, बस जेल में उठा के डाल देते। तो मैं वही कहना चाहूंगा, देखिए चुनाव होगा, चुनाव टफ होगा, मैं समझता हूँ, पूरी कोशिश करेगी सेंट्रल फोर्सेस लगा करके, क्योंकि माननीय मोदी जी की साथ की बात है भाई, बंगाल चुनाव में जीतना सीटें भले ही ले आएंगे, बस सरकार नहीं बना पाएंगे। चलिए ठीक है सुमित, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, 2 क्लोजिंग कमेंट लेने सर्वेश भाई से और अमनदीप जी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर्वेश भाई क्लोजिंग कमेंट 60 सेकंड्स टू यू, उसके बाद मैं 60 सेकंड अमन को दूंगा बस। हाँ, हमारे लिए तो आचार्य जी कुंडली के ज्ञाता है, उन्होंने कुंडली बता दी है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कुंडली बहुत मजबूत है, उस हिसाब से तो सरकार बन रही 27 में। जो दूसरा पार्ट था, मैंने इसलिए बोला था कि वो राजनीतिक विश्लेषक वाला था कि ये करें वो करें, उसके लिए मुझे वो बहुत ऑथेंटिक इंसान अभी तक मैं जितना जानता हूँ नहीं लगता। आचार्य हैं, कुंडली के ज्ञाता हैं, मैं उनकी सारी बातें सिरोधार्य हैं मेरे लिए। दूसरी बात का काटना इसलिए जरूरी था कि पार्टी का पक्ष रखने ही बैठा हूं मैं यहाँ, और राजनीतिक विश्लेषक है नहीं गुरुजी हैं आचार्य, तो हमारा तो सब कुछ ठीक है। इनके हिसाब से, इनके ज्ञान पे पूरा विश्वास है मुझे, और कुंडली के हिसाब से तो सरकार बनी रही है हमारी। ठीक है, अमनदीप त्रिपाठी, बंगाल को लेकर थोड़ी सी अच्छी खबर है, जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा मामला बनता दिख रहा है। अमनदीप त्रिपाठी, देखिए अमित भाई, संघर्ष और कर्म से सफलता में हम लोग विश्वास करते हैं। बंगाल भी हम लोग जीतेंगे, और 27 में उत्तर प्रदेश में अपने कर्मों के आधार पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए महेंद्र प्रकाश जी, 60 सेकंड आपको भी दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट सर, ज्यादा लंबा नहीं सर, शॉर्ट। हाँ, मैं की बात को स्वीकार करता हूं। अभी देखिए, कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, अपोजिशन में सही, अपोजिशन के अंदर भी कांग्रेस के जो वोट मिले हैं स्थानीय चुनावों में, बंगाल में आप देखेंगे हमारे वोटर वापस आएंगे। और बंगाल में आपने सही कहा शास्त्री जी ने, बंगाल में ममता जी को जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की अपनी सपोर्ट के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर बनने की। ये नैरेटिव देखिए निकला है ज्योतिष गणना से। ठीक है महेंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमनदीप त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया, सर्वेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित मेहनोत्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे वाद विवाद और संवाद लेकर आ रहा है। देखना होगा 26 का सियासी साल इन तमाम चेहरों के लिए कैसा होकर आता है। वक्त ब्रेक का है, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है।